बिहार में विधानसभा चुनाव करीब हैं और इस सब के बीच आज प्रधानमंत्री ने 3 सौगात दी बिहार को। पारादीप मुजफ्फरपुर एलपीजी पाइपलाइन परियोजना के तहत पूर्वी चंपारण में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और दुर्गापुर बांका एलपीजी बॉटलिंग प्लांट का उन्होंने उद्घाटन किया। इसके साथ ही 634 करोड़ की लागत से बने 193 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का भी उद्घाटन हुआ। आपको बता दें, आज राज्य में करीब 901 करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत की गई है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बिहार देश की प्रतिभाओं का पावर हाउस है, ऊर्जा का केंद्र है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। बिहार के युवाओं की प्रतिभा का प्रभाव चारों तरफ दिख रहा है। इस कार्यक्रम को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी संबोधित किया। गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट के दुर्गापुर बांका सेक्शन लोकार्पण का मुझे सौभाग्य मिला है। नई इंजीनियरिंग तकनीक, राज्य सरकार के सक्रिय सहयोग, हमारे इंजीनियरों, श्रमिक साथियों के कठिन श्रम के कारण ये प्रोजेक्ट समय पर पूरा हो पाया है। इसके लिए मैं इस प्रोजेक्ट से जुड़े सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और बिहार में एनडीए की चुनावी सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं। बिहार में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के पहुंचते ही एनडीए का चुनावी बिगुल बज गया। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की और इसके बाद कहा कि एनडीए में बिहार में सब ठीक ठाक है। हालांकि सीटों के बंटवारे पर फैसला अगले हफ्ते लिया जाएगा। बिहार में एनडीए के 2 घटक जनता दल यूनाइटेड और भाजपा के शीर्ष नेता शनिवार को मिले। इस मुलाकात में सीटों से लेकर लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान के नीतीश कुमार को निशाने पर रख बयानों पर भी चर्चा हुई। लेकिन बैठक के बाद पार्टी दफ्तर में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पार्टी का रुख साफ किया। मैं जहां बिहार की बदलती तस्वीर देख रहा हूं, मुझे पूरा विश्वास है चुनाव के मैदान में एनडीए का गठबंधन नीतीश जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी सभी मिलकर चुनाव लड़ेंगे और विजयश्री हासिल करेंगे। नीतीश जी के नेतृत्व में ये मैं सबके साथ। लेकिन परिवर्तन के लिए भारतीय जनता पार्टी का दूर कार्यकर्ता उसको आगे आना पड़ेगा। बिहार की जनता इंतजार कर रही है। मैं मन पढ़ चुका हूं, वो जान चुके हैं। अब कंसंट्रेट इस बात पर करो कि लोगों ने ताकत हमको देनी है, हमने बिहार की तस्वीर कैसे बदलनी है, इसकी हमको चिंता करने की जरूरत है। ये हमारा कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए। एक तरफ जेपी नड्डा ने आत्मनिर्भर बिहार के लिए लोगों की राय जानने के लिए प्रचार रथों को हरी झंडी दिखाई, लेकिन जो वीडियो जारी किए उसमें ना तो बिहार भाजपा के किसी नेता का और ना ही नीतीश कुमार का चेहरा दिखा। बीजेपी ने आत्मनिर्भर बिहार के बारे में बात की है। मैं उनको पहले ये सलाह देना चाहूँगा कि पहले बीजेपी तो आत्मनिर्भर हो जाए। बिहार में उधार के चेहरे पर निर्भर है अभी तक, मतलब 24 साल से उधार के चेहरे पर निर्भर है अभी तक। तो पहले बीजेपी तो आत्मनिर्भर हो जाए पहले बिहार में। दिल्ली से लेकर के पटना तक इनकी सरकार है, ऊपर से लेकर के नीचे तक इनकी सरकार है। तो अब तक इन्होंने आत्मनिर्भर बिहार को क्यों नहीं बनाया? इस बीच लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने साफ किया कि उनका इरादा किसी तरह की बगावत का नहीं है और वो भाजपा के हर निर्णय के साथ हैं। बस साझा न्यूनतम कार्यक्रम बने जिसमें उनके बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट की नीति को जगह मिले। सीटों के बंटवारे में अभी तक के फॉर्मूले के अनुसार बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के बीच बराबरी के सीटों पर समझौता होगा। लेकिन चूंकि बीजेपी को अपने हिस्से से कम 20 सीटें लोक जनशक्ति पार्टी को देनी होगी, इसलिए एक बार फिर नीतीश कुमार कम से कम बीजेपी से 20 अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। मध्य प्रदेश में 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए सत्तारूढ़ बीजेपी चुनाव प्रचार में जुट गई है। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मैदान में उतर चुके हैं। कल मुरैना में 73 करोड़ की योजनाओं का भूमि पूजन उन्होंने किया। करीब 194 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण कार्यक्रम था, जिसमें शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ साथ राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी शिरकत की। ये सभी पार्टियां जिन पर उपचुनाव हो रहा है, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के अपने समर्थकों सहित कांग्रेस में चले जाने के बाद खाली हुई हैं।
और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और सिंधिया जौरा पहुंचे, वहां भी उन्होंने कई योजनाओं का भूमि पूजन किया, लोकार्पण किया। कांग्रेस ने यहां उन्हें काले झंडे दिखाने की कोशिश की तो भारी भीड़ में कई नेता कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ते भी नजर आए। पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना में बीजेपी के चाय पर चर्चा कार्यक्रम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी की गई। इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष शामिल थे। बड़ी संख्या में लोग जुटे और इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं रखा गया। दिलीप घोष ने आरोप लगाया कि राज्य में पुलिस तृणमूल कांग्रेस के काडर की तरह काम कर रही है। पश्चिम बंगाल के हुगली के गोगाट रेलवे स्टेशन के पास गणेश रॉय नाम के एक बीजेपी कार्यकर्ता का शव पेड़ से लटका मिला। स्थानीय लोगों ने आज सुबह शव देखने के बाद पुलिस को जानकारी दी। बंगाल बीजेपी ने इसे राजनीतिक हत्या बताया है। बंगाल बीजेपी की ओर से ट्वीट किया गया कि इस तरह की राजनीतिक हत्याओं पर रोक लगनी चाहिए। ट्वीट में यह भी लिखा गया है कि जो हर बात पर लोकतंत्र की हत्या की बात करते हैं वो गृहमंत्री पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के राज में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या पर चुप हैं। कृषि क्षेत्र से जुड़े 3 अध्यादेशों के विरोध में कल फिर हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किसानों ने प्रदर्शन किया। भारतीय किसान यूनियन के हरियाणा प्रमुख गुरनाम सिंह ने इस मौके पर कहा कि नए अध्यादेश से मंडी का वजूद खत्म हो जाएगा। इससे पहले 10 सितंबर को किसानों ने प्रदर्शन किया था और इस दौरान किसानों पर लाठीचार्ज भी हुआ था। शनिवार को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में जिलाध्यक्ष की गिरफ्तारी के विरोध में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया, जमकर नारेबाजी की। जिला अदालत के सामने प्रदर्शन कर रहे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। ये लोग सपा के जिलाध्यक्ष छविनाथ यादव की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए खुदाई का काम शुरू हो गया है। खुदाई से पहले इस काम के लिए लाई गई मशीनों की पूजा की गई। सबसे पहले खंभों के लिए खुदाई का काम शुरू हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त को मंदिर का भूमि पूजन किया था। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में 11 साल के एक बच्चे का शव एक खाली जगह पर पड़ा मिला। जिले के एसपी के मुताबिक बच्चा 9 सितंबर से घर से लापता था। वो घर से खरीदने के लिए निकला था कुछ, लेकिन वापस नहीं लौटा। पुलिस में मामला भी दर्ज कराया गया, लेकिन वो नहीं मिला। उसकी तलाश लगातार चल रही थी। एसपी के मुताबिक इस मामले में 5 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। राजस्थान के झालावाड़ में लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने पहुंची पुलिस पर लोगों ने ही हमला बोल दिया। पुलिस पर स्थानीय लोगों ने जमकर पत्थर बरसाए, जिसके बाद जवानों को वहां से भागना पड़ा। झालावाड़ के दांगीपुरा में हर साल की तरह इस बार भी एक धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन था। इसके लिए हजारों लोग आए थे। पुलिस वहां लोगों को समझाने पहुंची कि वो दूर रहें एक दूसरे से। इस दौरान पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया, लेकिन वहां मौजूद लोग नाराज हो गए। उन्होंने पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस को अपनी गाड़ियों में बैठकर वहां से भागना पड़ा। महाराष्ट्र के पुणे में कोरोना से मौत के बाद एक व्यक्ति का शव ठेले पर ले जाया गया। गांव के सरपंच का कहना है कि अस्पताल में उसे बेड नहीं मिल पाया था। तबीयत बिगड़ने पर एम्बुलेंस को फोन किया गया, लेकिन एम्बुलेंस नहीं पहुंची। इधर पुणे जिला परिषद का कहना है कि वो संकरी जगह पर उसका घर था जहां एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकती थी। जिला परिषद ने इस मामले में जांच के भी आदेश दे दिए। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में इंटरनेट की धीमी गति से छात्रों का काफी नुकसान हो रहा था, कारोबारियों का काफी नुकसान हो रहा था। दफ्तरों में काम करना काफी मुश्किल हो गया था, लेकिन ये मुश्किलें कम करने के रास्ते भी निकल रहे हैं। ऐसे ऐप प्रयोग में लाए जा रहे हैं जो काफी मददगार साबित हो रहे हैं। कश्मीर के मुनीब मसूदी और लखनऊ के उनके दोस्त बिलाल आबिदी दोनों IIT से पढ़े हैं और अब एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाने में कामयाब हुए हैं जिसके जरिए धीमी इंटरनेट की रफ्तार से जूझ रहे दूर दराज के इलाकों में भी शिक्षक और छात्र आसानी से पढ़ सकते हैं। द वॉइस एंड्रॉयड ऐप 2G कनेक्शन पर चलता है और इसकी मदद से शाकिर रशीद जम्मू कश्मीर के दूर दराज के गांवों में बैठे छात्रों की ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। इस मोबाइल एप्लीकेशन को भारत की 74 आत्मनिर्भर कहानियों में शामिल किया गया है। ऑनलाइन पढ़ना ऑफलाइन पढ़ने से बहुत ज्यादा आसान होना चाहिए। हमने पढ़ाने के मसले का इतना आसान हल निकाला है कि सभी शिक्षकों के लिए ये बहुत कारगर साबित हो रहा है।
इससे टीचर न सिर्फ लाइव क्लासेस ले सकते हैं बल्कि टेस्ट ले सकते हैं, होमवर्क दे सकते हैं और छात्रों के बीच चर्चा भी मुमकिन है। 2 जिलों के अलावा पूरे जम्मू कश्मीर में हाई स्पीड इंटरनेट 13 महीने से बंद है। डेवलपर्स का कहना है कि ऐप को इसके अनोखे फीचर्स की वजह से देश भर में 3000 से ज्यादा शिक्षक इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑटोमेटेड अटेंडेंस, जैसे ऑटोमेटिक अटेंडेंस से ये पता चल जाता है कि कौन छात्र क्लास में कितनी देर रहा। ऐसे ही ऑडियो फीडबैक है जहां छात्रों को टीचर उनके दिए कामों के बारे में बता सकते हैं। इससे सीखने में मजा भी आता है और डाटा प्रोटेक्शन भी बहुत सटीक है। वाइजैप के डेवलपर्स अब स्कूलों और कॉलेजों के लिए प्रीमियम फीचर्स तैयार करने में लगे हैं। एनडीटीवी इंडिया के लिए श्रीनगर से नजीर मसूदी। पर्यटन कारोबार और होटल कारोबार को कोरोना महामारी ने एक तरह से बर्बाद कर दिया है। हिमाचल का टैक्सी कारोबार भी इसकी वजह से संकट में आ गया है। पर्यटन पर निर्भर राज्य में करीब 80,000 टैक्सी ऑपरेटरों के पास पिछले 6 महीने से काम नहीं है। 20,000 लोग तो टैक्सी कारोबार छोड़ चुके हैं। करीब 40,000 लोग बेरोजगार होने की कगार पर हैं। इनमें से कुछ को तो बैंक की किश्तें चुकाने के लिए गाड़ियां बेचनी पड़ी हैं। बेरोजगारी की हालत में भी इनको सरकारी टैक्स देने पड़ रहे हैं और इसे लेकर इनकी मांग है कि सरकार 1 साल तक गाड़ियों पर लगने वाले टैक्स में राहत दे। बेंगलुरु में छात्र कॉलेजों को दोबारा खोले जाने के फैसले का विरोध कर रहे हैं। इस फैसले के विरोध में सिग्नेचर कैंपेन चलाए जा रहे हैं। दरअसल कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री अश्वत्थ नारायण ने घोषणा की थी कि राज्य में डिग्री कॉलेजों में 1 अक्टूबर से क्लास शुरू की जाएगी। तब तक के लिए 1 सितंबर से ऑनलाइन क्लासेस आयोजित रहेंगी, लेकिन अब ऑफलाइन क्लासेस यानी सीधे कॉलेज शुरू होने का छात्र विरोध कर रहे हैं। इन दिनों पितृपक्ष चल रहे हैं और सब अपने जो लोग हैं वो अपने पुरखों को तर्पण देते हैं। मध्य प्रदेश के सागर जिले के एक पुजारी राम नरेश दुबे पितृपक्ष में अपने पूर्वजों का तर्पण तो करते ही हैं, लेकिन साथ साथ अपने एक स्वर्गवासी मित्र सैयद वाहिद अली का भी तर्पण करते हैं। अनुराग द्वारी की रिपोर्ट। 62 साल में दोस्त का साथ छूटा, पितृपक्ष आया तो उसके लिए तर्पण किया। कहानी में फर्क सिर्फ इतना है कि पंडित राम नरेश दुबे ये तर्पण अपने मित्र सैयद वाहिद अली के लिए करते हैं। पितृपक्ष में उन्होंने 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का मूल पाठ कराया और चौथे दिन अपने मित्र का तर्पण किया। हिंदू धर्म में तो हिंदू परिवार की तर्पण होता ही है, मगर वो हमारे बालकाल से मित्र थे, इसलिए हमने उसको अपने भगवान से विनय करी कि आप हमारे उससे आपको उद्धार हो गए। बेटे वाजिद खुश हैं कि चाचा पिता का तर्पण कर रहे हैं। अच्छा मानते हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, तर्पण कर रहे हैं। गंगा जमुनी तहजीब की एक मिसाल और एकता की मिसाल है। पंडित दुबे ने अपने दोस्त की तस्वीर को परिजनों के साथ पूजा घर में लगा कर रखा है। बताने के लिए काफी है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। जिस दौर में नफरत सुर्खियों में हो, वहाँ पंडित राम नरेश दुबे और वाहिद अली की दोस्ती की कहानी सुनकर कबीर याद आ जाते हैं, जो कहते थे हिंदू तो तीरथ चले मक्का मुसलमान, दास कबीर दो छोरी के हक्का करी रहे जान। सागर से राकेश तिवारी और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। और खबर बिहार से, यहाँ के गया जिले से करीब 80 किलोमीटर दूर कोठिलावा गांव के रहने वाले लौंगी भुइया नाम के एक आदमी ने अपने गांव तक पानी पहुंचाने के लिए अकेले 3 किलोमीटर लंबी नहर बना डाली। कई सालों तक लगातार कोशिश से पहाड़ से गिरने वाले पानी का रुख मोड़कर उन्होंने इसे गांव के पोखर तक पहुंचाया है। इस गांव के लोग मुख्य तौर पर खेती और पशुपालन पर निर्भर हैं। गांव के 3 तरफ पहाड़ हैं, तो खेती बरसात भरोसे ही होती है। लौंगी ने पहाड़ों से गिरने वाले पानी का रुख गांव की तरफ मोड़ने के लिए काफ़ी कोशिश की। 3 किलोमीटर लंबी ये नहर बना डाली और ये साबित कर दिया कि अकेला आदमी भी ठान ले तो क्या नहीं कर सकता।